तो हम लोगों ने जो पिछली बात की थी वो कन्फेशनल स्टेटमेंट के रिकॉर्ड करने की बात की और इस पर भी चर्चा हुई कि अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड हुआ है तो इसका अर्थ ही है कि जब विचारण चलेगा उस अपराध का तो वो जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड हुआ था वो डेफिनेटली ट्रायल कोर्ट के समक्ष जाएगा। आप ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि चूंकि ये मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है इसलिए साहब ड्यूरिंग ट्रायल इसको एज सच एडमिट कर लिया जाएगा, क्योंकि यहां अभियुक्त का अधिवक्ता नहीं है और कानून में विश्वास किसी पर नहीं होगा। आप जब सेशन ट्रायल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आफ्टर सबमिशन ऑफ चार्जशीट मजिस्ट्रेट जब कमिट करता है तो भी परीक्षण करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वो कॉग्निजेंस लेता है आफ्टर सबमिशन ऑफ चार्जशीट, तब एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड होता है कि क्या वाकई पुलिस ने जिन अपराधों में आरोप पत्र प्रेषित किया है वे अपराध कॉन्स्टिट्यूट भी हो रहे हैं या नहीं, और क्या वे ही कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं जिनमें सबमिशन ऑफ चार्जशीट है। उससे डिफर कोई अपराध वो तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, और अगर डिफर कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर द्वारा जिन अपराधों में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है उससे बाध्य नहीं। ये स्थिति पढ़ेंगे हम लोग जब 190 पुरानी सीआरपीसी और 190 के स्थान पर जो धारा हो गई होगी जहां आप कॉग्निजेंस होगा, मेरा ख्याल है 210 शायद हो गई है, तो 210 में जब कॉग्निजेंस होगा तब हम लोग देखेंगे इस बात को कि पुलिस जिस मामले में जिस अपराध में आरोप पत्र का प्रेषण अर्थात पुलिस रिपोर्ट का प्रेषण ये करेगी, आवश्यक नहीं है मजिस्ट्रेट उसी अपराध में संज्ञान ले ले, ये जरूरी नहीं है। देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होगा। यहां प्रासंगिक सिर्फ इतना ही है, इसलिए यहां पर चर्चा सिर्फ इतनी, इसके बाद विस्तार से चर्चा तब जब 210 आएगी। आप मोटे मोटे में समझिए कि मजिस्ट्रेट यहां भी एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड कर रहा है, यहां भी देख रहा है कि वॉट एवर द एविडेंस हैज बीन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो सफिशिएंट है या नहीं है किसी भी अपराध को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। जिस भी अपराध को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए वो सफिशिएंट होगी उसी अपराध का संज्ञान ले लेगा, ठीक है। लेकिन कोई अपराध तो बनना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि यहीं पर एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड हो गया। इसके बाद अगर मजिस्ट्रेट ऐसा सोचता है कि जो अपराध संगठित हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में संग्रहित साक्ष्य से वह सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो उसको कमिट कर दे। अब ये जब वो विचार करेगा, जब वो इस बात से सेटिस्फाई होगा कि ये सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध है, तो सेकंड टाइम एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड हो गया। फर्स्ट टाइम तब हुआ जब कॉग्निजेंस लिया, और सेकंड टाइम कब हुआ? तब जब उसने कमिट किया। और कमिट करने के बाद आरोप की विरचना से पूर्व हमने आपको बताया था कि सत्र विचारण की शुरुआत कहां से होगी। लोक अभियोजक अपने मामले को न्यायालय के समक्ष रखेगा और बताएगा कि वो किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्तावना करता है, और इसके उपरांत न्यायालय लोक अभियोजक को सुनेगा, बचाव पक्ष को सुनेगा, अभिलेख का परीक्षण करेगा और फिर यह तय करेगा कि क्या कोई अपराध बनता है। यानी थर्ड टाइम एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड हो रहा, और अभी विचारण शुरू नहीं है, अभी विचारण शुरू नहीं हुआ। और चूंकि 2 टाइम मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड कर चुका है, तब मामला कमिट होकर इस स्टेज पर आया है। कुल मिलाकर जो बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं इस स्टेज पर, वो ये कि आपके दिमागों में
जो ये बात रहती है कि मजिस्ट्रेट ने कुछ कर दिया, मानो आफत ही फट पड़ी है और अब सब कुछ हो जाएगा। नो, आप 2 बार मजिस्ट्रेट के द्वारा एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड हो चुका है, ये तथ्य ध्यान में रखेंगे। इसके बाद भी सेशन कोर्ट फिर से आरोप की विरचना से पूर्व सुन रहा है कि क्या कोई आरोप बनता है, कोई, कौन सा बनता, अभी इस पर तो विचार ही नहीं, अभी तो केवल इस पर विचार है कि क्या कोई आरोप बनता है। और जबकि मजिस्ट्रेट 2 बार विचार करके कह चुका कि न सिर्फ बनता है बल्कि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध बनता है, तभी तो कमिट किया। लेकिन इसके बाद भी 226 की प्रोसीडिंग चलेगी और वहां सत्र न्यायालय फिर से सुनेगा और यह तय करेगा कि क्या कोई अपराध बनता है, कोई। और इस स्टेज पर अगर वो पाएगा कि कोई अपराध नहीं बनता, तो अभियुक्त जो आरोपित व्यक्ति है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, उन्मोचित हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ मजिस्ट्रेट ने कुछ कर दिया, इस आधार पर मामला नहीं तय होगा। और ये स्टेजेस रखी क्यों गई? क्योंकि जब आपने संज्ञान लिया था तो अभियुक्त की कहने वाला कोई नहीं था। जब आपने कमिट किया था तब भी अभियुक्त की कहने वाला कोई नहीं था, और अगर था भी तो कमिट करना आपका काम था। आप सेटिस्फाई हुए और कमिट हो गया, तो विचारण ये शुरू हो। ये एक बहुत कठोर प्रक्रिया है, इससे बच्चों का खेल नहीं है कि जब चाहे शुरू कर दो। तो अब फिर से एक बार सेशन कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या विचारण किया जाए। तो ये तो कन्फेशन का मामला है, ये तो कन्फेशन का मामला है जिसके आधार पर उसे सजा हो जाएगी। तो सिर्फ इस कारण से कि 164 में, और ये कन्फेशन की स्थिति है, स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन, उसके संबंध में जो आप लोगों की गलत धारणाएं निर्मित रहती हैं उसके बारे में तो अंदाजा लगाइए कि उसकी हैसियत क्या होगी। ये तो कन्फेशन की स्थिति है कि कन्फेशन हो या स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन हो, ये दोनों ही है। 183 सबसेक्शन 6 होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, या कहां सबसेक्शन 6 होगा या सबसेक्शन 7 होगा, देख लेंगे अभी। वो ये अपेक्षा करेगा कि कन्फेशन हो या अदर देन कन्फेशन हो। इस कन्फेशन को या अदर देन कन्फेशन जो स्टेटमेंट है, इसको कहां भेज देंगे आप? ट्रायल कोर्ट के समक्ष, क्योंकि ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड हुआ है। अब ट्रायल कोर्ट उसके समक्ष विचारण की कार्यवाही चलेगी और तब एविडेंस में इस कन्फेशन को देने की बात आएगी, या स्टेटमेंट जो अदर देन कन्फेशन है जो रिकॉर्ड हुआ उसका साक्षी का उपयोग करने की स्थिति आएगी, और उसका साक्षी का उपयोग हमेशा उस स्टेटमेंट से अधिक होगा जो पुलिस ऑफिसर ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड किया था, क्योंकि इस पर 181 या 162 का प्रतिबंध लागू नहीं है। क्यों? ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो है, बट पुलिस ऑफिसर ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये जाएगा ट्रायल कोर्ट के समक्ष। और कल हमने चर्चा की थी कि जब ये ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहुंचेगा तब ये सवाल उठाया जा सकेगा कि जिस ढंग से विधायिका ने अपेक्षा की है उस ढंग से इस कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है ना। ट्रायल कोर्ट सिर्फ इसलिए कि मजिस्ट्रेट महोदय ने रिकॉर्ड किया था, इसे एज सच एविडेंस के तौर पर एडमिट नहीं करेगा। वहां पर बचाव पक्ष के द्वारा जब अभियोजन इस कन्फेशन का सबूत देगा, इस कन्फेशन को साबित करेगा, तो बचाव पक्ष यह कह सकता है कि यह कन्फेशन
उन अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए रिकॉर्ड नहीं किया गया। जो अपेक्षाएं धारा 183 में 183 के अंतर्गत कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए विधायिका के द्वारा आवश्यक रूप से किया जाना बताया गया है, निर्देशित किया गया, आदेशित किया गया। क्या? सबसे पहले आप ये तय करने की कोशिश करेंगे कि कन्फेशन स्वैच्छिक था या कन्फेशन स्वैच्छिक नहीं था। पहली जरूरत तो यही है। और इसकी आपूर्ति के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ तरीके, ये तो 183 विधायिका ने स्वयं लिख दिया कि आप उसे बताएंगे कि अगर तुम कन्फेशन नहीं करते हो तो भी हम पुलिस इसके अभिरक्षा में तुम्हें नहीं भेजेंगे, तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो, और अगर तुमने किया तो तुम्हारे खिलाफ जाएगा। इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी आपने क्या प्रयास किए, ये मेमोरेंडम से स्पष्ट होना चाहिए। अगर नहीं स्पष्ट हुआ तो ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ये भले ही मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया, इससे कोई मतलब नहीं, ये तब भी इनएडमिसिबल है। और इसीलिए कहा कि 281 जो वर्तमान में कितना हो गया, 316 है, उसकी अपेक्षाओं के मुताबिक, यानी अभियुक्त की परीक्षा जैसे प्रश्नोत्तर के क्रम में लिखी जाती है वैसे ही आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, ताकि आपके द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न और उसका उत्तर अभिलेख पर हो, और उससे यह सुनिश्चित हो सके कि क्या आपने वाकई उसकी जो इच्छा थी उसके संबंध में कोई जांच की थी, और यदि की थी तो क्या वो पर्याप्त थी। क्योंकि खाली की थी जांच, वही रोते गए मरे की खबर ले आए, ये नहीं। आपको वाकई काम करना ही चाहिए अगर काम करने की अपेक्षा हुई है। तो इसीलिए लिखा गया कि आप ये सारा कुछ 281 या 316 की अपेक्षाओं के मुताबिक करेंगे, और उसमें शपथ नहीं दिलाई जाएगी। अब शपथ लिखी हुई है, जो डॉक्यूमेंट रखा है न्यायालय के समक्ष, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 183 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया गया कन्फेशनल स्टेटमेंट है। उस पर यह लिखा है कि अभियुक्त ने सशपथ कथन किया, यह लिखा है। और जबकि 281 या 316 के अंतर्गत जब अभियुक्त की परीक्षा होगी तो उसे शपथ नहीं दिलाई जाएगी, ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। कहां? 313 में। 281 या 316 में तो अभियुक्त की परीक्षा अभिलिखित करने का तरीका यह बताया गया है। अभियुक्त की परीक्षा होगी या अभियुक्त की परीक्षा करने की ताकत जो कोर्ट को मिलती है वो तो 313 उससे मिलती है, जो पुरानी सीआरपीसी की 313 है। अब तो सेक्शन बदल गया, अब कितना हो गया? 351। तो उससे मिलती है, और वहां यह लिखा है कि आप अभियुक्त को कोई शपथ नहीं दिलाएंगे क्योंकि आप परीक्षा उसकी कर रहे हैं। अब सवाल यह है, जब लिखा है कि 281 या 316 के मुताबिक आपको कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए और आपने शपथ दिलाई है, ऐसा अभिलेख से दर्शित है, तो एक बात तो तय हो गई कि शपथ व्यक्ति को तब दिलाई जाती है जब शपथ दिलाने वाले को यह विश्वास नहीं होता कि वो जो कुछ कथन करने वाला है वो स्वेच्छा से सत्य ही कहने वाला है, तब वो शपथ दिलाता है, अन्यथा शपथ दिलाता ही नहीं। तो ये जो शपथ आपने दिला दी जो अभिलेख से दर्शित है, अब यह भी हो सकता है कि अभिलेख से सिर्फ दर्शित है, कुछ चीजें आदतन लिख जाती हैं, ठीक है ना, आदतन लिख गया। जैसे हम तो पूछो कि कहां रहते हो तो आदतन निकलेगा कि निवासी शाहजहांपुर, ठीक है ना, जो कुछ चीजें आदतन निकलती हैं मुंह से, तो ऐसे ही आदतन मुंह से निकल गया
आदतन लिख गया अभिलेख पर कि अभियुक्त ने सशपथ कथन किया, ये आदतन लिख गया। एक बात तो ये हुई, और एक वाकई उसे शपथ दिलाई गई, ये भी हो सकता है। और अगर वाकई शपथ दिलाई गई तो ये इनएडमिसेबल इन एविडेंस हो गया है, क्योंकि फिर 183 की जरूरत क्या थी कि आपको विश्वास होना चाहिए था कि वो सच और स्वतंत्र इच्छा से बोल रहा, ऐसी दशा कम से कम नहीं थी, और आपने उसको रिकॉर्ड किया, तब तो वो एविडेंस में अग्राह्य हो गया है। लेकिन अगर आदतन लिख गया है, वाकई नहीं दिलाई गई थी, तो लिखा भले ही है, लेकिन फिर भी इसे एविडेंस में ग्राह्य होना चाहिए। तो ये सब बातें जब ट्रायल कोर्ट के समक्ष उस संस्वीकृतिकारक कथन का साक्ष्य दिया जाएगा, जिस संस्वीकृतिकारक कथन को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 183 में मजिस्ट्रेट ने अभिलिखित किया, और अगर बचाव पक्ष की ओर से यह प्रश्न उठता है कि यह संस्वीकृतिकारक कथन 183 की अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं लिखा गया है, तो 463 जो अब कितनी हो गई, 509, वो एक रेमेडी उपलब्ध कराती है। लेकिन वो रेमेडी कैसी है? बड़ी सीमित है। और किन शब्दों के साथ शुरू होती है कि यदि अभियुक्त की परीक्षा का कोई कथन या कोई संस्वीकृति या संस्वीकृति से अन्यथा कथन ये अभिलिखित किया गया है, ठीक है ना। 164, 281 इन धाराओं का उल्लेख करती है पुरानी सीआरपीसी की, और 509 में जिन धाराओं का उल्लेख होगा वो 183 और 316 इसका उल्लेख होगा। यानी अभियुक्त की कोई परीक्षा यदि धारा 316 के उपबंधों के अनुसार अभिलिखित की गई है या 183 के उपबंधों के अनुसार अभिलिखित की गई है, और यह प्रश्न उठता है कि उन धाराओं की अपेक्षाओं का अनुपालन यह न्यायालय द्वारा नहीं किया गया था, अर्थात उन धाराओं में वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन हुआ था। यह प्रश्न उठता है कि उन धाराओं में वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन हुआ है, तो धारा 91 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए, अब धारा 91 भी शायद बदल गई है, पुराने एविडेंस एक्ट की धारा 91, अब शायद नए एविडेंस एक्ट में धारा 91 नहीं बची है, ठीक है। कितनी हो गई? 93। तो वो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले यह समझ लें कि वो धारा क्या कहती है। वो धारा कहती है कि यदि किसी काम का किया जाना किसी विधि के अपेक्षा के अनुसार अभिलिखित कर लिया गया है, यानी कोई काम है जिसको किया गया, उसके बारे में कानून यह कहता है कि उस काम के किए जाने को अभिलिखित किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, और रिकॉर्ड कर लिया गया। यह कोई संविदा है, यह संपत्ति का अन्य व्ययन है जो किसी विधि की अपेक्षाओं के अनुसार या विधि की अपेक्षाओं के बिना अगर लिखित रूप में किया गया है, और कभी यह प्रश्न उठ जाए कि उस संविदा के तात्विक निबंधन क्या थे या संपत्ति के अन्य व्ययन के तात्विक निबंधन क्या थे, संपत्ति किन टर्म्स एंड कंडीशन पर डिस्पोज ऑफ हुई थी, कितना प्रतिफल था, कितना क्या था, कितना अग्रिम देना था, कितना बाद में देना था, कितना बिका था, क्षेत्रफल, अगर ये सारे प्रश्न उठे हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए या इन प्रश्नों के उत्तर का साक्ष्य देने के लिए स्वयं उस लिखत को प्रस्तुत किया जाएगा। उसके अलावा उन प्रश्नों के उत्तर के समर्थन में मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। आप सीधे सीधे लिखत प्रस्तुत करिए और उससे बताइए कि तब ये बातें तय हुई थी। आप ओरल एविडेंस देना चाहेंगे कि तब हम मौके पर उपस्थित थे और ये बातें तय हुई थी, नो, ये ग्राह्य नहीं होगा।
या धारा 65 जो पुराने एविडेंस एक्ट की है, उसकी आवश्यकताओं के पूरा हो जाने के कारण आप उस लिखत का द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए अलाउड हो, तब आप मौखिक साक्ष्य दे पाएंगे। यानी प्राइमरली आप वो रिटन डॉक्यूमेंट ही लाएंगे जिस रिटन डॉक्यूमेंट में ये सारी बातें लिखी गई हैं। और यहां क्या लिखा उन्होंने, क्योंकि 183 या 316 इसके अंतर्गत अगर अभियुक्त की परीक्षा या उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट लिखित किया गया तो लिखत तो मौजूद है, ठीक है, लिखत तो मौजूद है। और 183 और 316 दोनों बीएनएसएस का भाग है, और बीएनएसएस एक कानून है। इसका मतलब अभियुक्त का कन्फेशनल स्टेटमेंट या अभियुक्त की परीक्षा ये एक विधि की अपेक्षा के अनुसार एक लिखत के रूप में तैयार कर ली गई है। तो अगर 509 में ये लाइन ना लिखी हो कि धारा 93 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए, तब तो बात यह आएगी कि कन्फेशनल स्टेटमेंट का साक्ष्य उसी लिखत से दिया जाएगा, ठीक है ना, जो लिखत तैयार हुई, या अभियुक्त की परीक्षा का साक्ष्य उसी लिखत से दिया जाएगा। और लिखत में कमी है जिसके कारण से कन्फेशनल स्टेटमेंट अग्राह्य हो रहा है। और कमी दो कारणों से आ सकती है, एक वाकई कमी है, एक वाकई कमी है, और दूसरा भूलवश कमी दिख तो रही इनफैक्ट नहीं है। दो कारणों से हो सकती है। तो अगर यह लाइन ना हो कि धारा 93 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए, तो पोजीशन क्या बनेगी? पोजीशन यह बनेगी कि यह कन्फेशन इनएडमिसेबल इन एविडेंस हो गया, अब इसका कोई इलाज संभव नहीं है, अब यह इनएडमिसेबल ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लिखत से ही उसका साक्ष्य देंगे, ठीक है ना, क्योंकि धारा 93 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहेगी कि कानून की अपेक्षाओं के मुताबिक अगर किसी बात का होना अभिलिखित किया गया है और वो बात की गई थी या नहीं की गई थी, इस बारे में कभी कोई सवाल उठता है, तो आप सिर्फ लिखत से उस बात का होना यह साबित करेंगे। और यहां प्रश्न उठ रहा है कि ये जो अभियुक्त की परीक्षा या संस्वीकृति रखी है, ये 183 या 281 या 316 कहें, उसकी अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं है। तो अगर ये लाइन नहीं है कि धारा 93 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए, तब तो वो लिखत ही देनी पड़ेगी। और लिखत में डिफेक्ट है। डिफेक्ट दो कारणों से हो सकता है, एक वाकई डिफेक्ट है और दूसरा इनफैक्ट डिफेक्ट नहीं है, सिर्फ दिख रहा है कि डिफेक्ट है। लेकिन दोनों में से कोई पोजीशन हो, अगर ये लाइन नहीं है धारा 93 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए, तब तो डिफेक्ट है, क्योंकि फिर तो उस लिखत से ही आप साबित करोगे उस बात का होना, और वो लिखत डिफेक्ट को अंतर्निहित कर रही है, तो कन्फेशनल स्टेटमेंट अग्राह्य हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। और कन्फेशनल स्टेटमेंट के अग्राह्य होने का अर्थ यह है अपराध के होने के संबंध में एक बहुत महत्व का साक्ष्य मिट्टी में मिल गया, ठीक है ना, वो मिट्टी में मिल गया। और अपराध किसके खिलाफ है? समाज के खिलाफ। इसलिए सिविल की प्रक्रिया में कानून थोड़ा लीनियंट भी है, दांडिक प्रक्रिया में कानून बड़ा कठोर है। इसलिए 463 एक लिमिटेड अवसर दे रही है अभियोजन को। क्या कहती है कि धारा 93 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए ऐसे अनुपालन के बारे में साक्ष्य लिया जा सकेगा, ऐसे अनुपालन के बारे में साक्ष्य लिया जा सकेगा। और यदि यह साबित होता है कि अभियुक्त ने वह कथन अन्यथा सम्यक रूप से किया था, सिर्फ लिखने में गलती है, तो गलती होते हुए भी इस संस्कृतिकारक कथन का या इस अभियुक्त की परीक्षा का साक्ष्य ग्रहण किया जा सकेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभियुक्त की परीक्षा के बारे में हमने आपको बताया था कि यद्यपि अभियुक्त की परीक्षा पर निर्णय नहीं होगा, लेकिन
साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अभियुक्त की परीक्षा विचार में ली जाएगी, ठीक है ना, विचार में ली जाएगी। और इसीलिए अभियुक्त की परीक्षा में लिखा जाता है कि आप कोई साक्ष्य देना चाहते हैं बचाव में, वो कहता है नहीं, तो फिर बात आगे बढ़ जाती है। या अभियोजन के साक्ष्य में यह बात आई है कि मृतक की लाश आपके घर में थी, तो विशेष परिस्थिति है, आप बताइए कैसे थी आपके घर में, तो ये कहां बताएंगे आप? अभियुक्त की परीक्षा जब हो रही तब बताएंगे आप, ठीक है ना, अभियुक्त की परीक्षा में बताएंगे ये बात। और इसके बाद उस तथ्य पर जो कुछ आपने बताया है, आप चाहें तो साक्ष्य दें और चाहें तो ना दें, ये आपकी मर्जी, लेकिन बताना पड़ेगा आपको। यानी अभियुक्त की परीक्षा ये ऐसी चीज है जिस पर सजा भी हो जाएगी। अच्छा, और ड्यूरिंग ट्रायल अगर आप कन्फेशन करेंगे तो अभियुक्त की परीक्षा के क्रम में ही उसे लिखा जाएगा। भाई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर आप कन्फेशन करोगे तो 183, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगर आप कन्फेशन करोगे तो 229 पुराने सीआरपीसी की कोड करनी, और ड्यूरिंग ट्रायल करोगे तो 316, ये 281 उसी में रिकॉर्ड होगा, तब तो अभियुक्त की परीक्षा के क्रम में ही रिकॉर्ड होगा। इसलिए यहां पर यह लिखा है, यानी अगर यह साबित होता है कि आपने जो कन्फेशन किया था या अभियुक्त की परीक्षा के क्रम में जो बातें कही थी, वेदर दैट इज कन्फेशन और नॉट, जो भी है वो बिल्कुल ठीक ढंग से कही थी, बस लिखने में गलती है, लिखने में गलती है, तो धारा 93 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए ऐसे अनुपालन के बारे में साक्ष्य लिया जा सकेगा। और यदि साक्ष्य से यह तय होता है कि कथन अन्यथा सम्यक रूप से किया गया था, तो फिर इस तथ्य के होते हुए कि अभिलेख से दर्शित है कि उन धाराओं के या उन धाराओं की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन नहीं हुआ था, फिर भी उसको ग्राह्य कर लिया जाएगा, क्योंकि साक्ष्य से दर्शित क्या हो रहा कि अन्यथा वह सम्यक रूप से किया गया था, ड्यूली उसको, ठीक है, अभियुक्त ने किया था, जैसे करना चाहिए वैसे किया था, वैसे रिकॉर्ड भी हुआ था जैसे होना चाहिए। तो हमारा विनय स्टेनो था, उसने कह दिया रिकॉर्ड कर दो, उनने फटाफट फटाफट अपने वैसे ही रिकॉर्ड करके रख दिया, और बस हमने भी यूजुअल कोर्स में पूछा हो गया, उन्होंने कहा हो गया, उन्होंने कहा लाओ, हुआ साइन हो, चला गया। तो अगर ऐसा हुआ है तब तो इसको ग्राह्य होना चाहिए, इसीलिए वहां यह लिखा है। और यह कठोर है कानून, यहां पर आसान नहीं है कानून, यहां पर कानून कठोर हो गया है। यानी अपराध के संबंध में एक भी साक्ष्य अगर मिल रहा है तो उसको ग्राह्य किया जाएगा। ये आपको पुराने एविडेंस की धारा कोट करता हूं, सेक्शन 29, वहां क्या कहता है, अभियुक्त को भुलावे में डालकर, ट्रैप लगाकर अगर कन्फेशन प्राप्त किया जाएगा वो भी ग्राह्य, वो भी ग्राह्य। अग्राह्य कब? केवल धमकी, उत्प्रेरणा और वचन, और वो भी धमकी, उत्प्रेरणा और वचन किसी के द्वारा दे दिया जाए, नो, प्राधिकारवान व्यक्ति उसके द्वारा दिया जाए। और प्राधिकारवान व्यक्ति भी धमकी, उत्प्रेरणा, वचन काहे के बारे में दे? उस आरोप के बारे में जो अभियुक्त पर है। और वो धमकी, उत्प्रेरणा, वचन होना कैसा चाहिए? इतना पर्याप्त कि अभियुक्त को ये सोचने का, ठीक है, युक्त आधार प्रदान कर दे कि यदि वो धमकी, उत्प्रेरणा और वचन के आधार पर काम करेगा तो अहिक प्रकार का कोई लाभ प्राप्त करेगा या अहिक प्रकार की किसी बुराई का परिवर्जन करेगा। ये नहीं कि हम तुम्हें टॉफी खिलाएंगे और तुम कत्ल स्वीकार कर लो, और उन्हें कत्ल स्वीकार कर लिया और तुम कहो कि साहब ये उत्प्रेरणा देकर कराया गया कन्फेशन, इसलिए सेक्शन 24 में अग्राह्य, गलत। भले ही एसपी साहब ने कहा हो, क्योंकि टॉफी ऐसी चीज नहीं है जो अभियुक्त को यह सोचने के लिए युक्ति संगत आधार दे कि कत्ल से जो दंड पैदा होगा उसके अगेंस्ट टॉफी पर्याप्त सुख है जिसे हासिल करने के लिए वो कन्फेशन कर लेगा। नो, ये अग्राह्य नहीं है। यद्यपि हो सकता है ये अग्राह्य हो जाए सेक्शन 25 के कारण, क्योंकि सेक्शन 25 भी है, वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर
ठीक है ना। तो लेकिन सेक्शन 24 के आधार पर यह ग्राह्य नहीं है। तो संस्वीकृतियों के संबंध में कानून कठोर है, लेकिन संस्वीकृतियां सिर्फ मजिस्ट्रेट ने अभिलिखित कर ली हैं। इस आधार पर आप सोचो, विचार न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को कुछ कहने का ही हक नहीं है। ये नहीं, वो कह सकता है कि उन अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया, और अगर कहता है तो फिर और अभिलेख से दिखाई दे रहा है कि नहीं किया गया, वाकई अभिलेख से दिख भी रहा है, तो फिर साक्ष्य लिया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए अभिलेख से दिख रहा है कि किया गया है, और अभियुक्त कहता है हमें तो मार मार के करवा लिया और लिख दिया, ठीक है। अभियुक्त फिर भी उन परिस्थितियों के बारे में विवाद करता है, तो सेक्शन 80 हम लोगों ने पढ़ा था, पुराने एविडेंस एक्ट का धारा 80 थी, पुराने एविडेंस एक्ट की धारा 80 अब बदल के रहे, नए में कुछ हो गई होगी 82। तो पुरानी धारा 80 ये कहती है कि अगर कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए सशक्त व्यक्ति के द्वारा अभिलिखित किया गया है, और उसने यह अभिलिखित किया है कि वह कथन जिन परिस्थितियों में अभिलिखित किया जाना चाहिए वे परिस्थितियां मौजूद थी, तो यह उपधारित किया जाएगा कि वे परिस्थितियां मौजूद थी। अब मान लीजिए सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, तो यह उपधारित किया जाएगा कि सब कुछ ठीक था। और अभियुक्त अगर यह कहता है कि सब कुछ ठीक नहीं था, तो या तो वो साबित करे, क्योंकि उपधारित करेगा ये कहां से, पीछे से, जो पुराना सेक्शन 4 था, अब शायद कितना 3 या 2 हो गया होगा, उसमें कहता है उपधारित करेगा का अर्थ यह आएगा कि वे तथ्य जिन्हें उपधारित करने का निर्देश विधायिका के द्वारा न्यायालय को दिया गया है, न्यायालय उन तथ्यों को साबित मानेगा जब तक वे ना साबित न किए जाएं। और ना साबित करेगा कौन, 102 पुराने एविडेंस एक्ट के मुताबिक, कि वो जिसे नुकसान हो रहा है। तो साबित करने का भार किस पर गया, अभियुक्त पर। अभियुक्त कहता है कि वे परिस्थितियां मौजूद नहीं थी, जबकि अभिलेख से दर्शित है मौजूद थी, ठीक है, अभिलेख से दर्शित है मौजूद थी। तो न्यायालय 80 की सहायता से उपधारित करेगा। अब अगर आप कहते हो तो जब तक आप ना साबित न कर दो तब तक वे परिस्थितियां मौजूद थी, ये उपधारित किया जाएगा। हां, अगर अभिलेख से दर्शित है कि अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं हुआ, अभिलेख से ही दर्शित है, तो अब बर्डन प्रोसिक्यूशन पर आ गया। वो 463 की सहायता से या 509 की सहायता से ये साबित करे कि अपेक्षाओं का पालन हुआ था, इनफैक्ट हुआ था, बस लिखा नहीं है, ठीक है। तो दोनों पक्षों को क्या क्या हक 183 में हासिल रहेंगे, ये आपको कन्फेशनल स्टेटमेंट के संबंध में बताया गया। कैसे लिखा जाएगा कन्फेशनल स्टेटमेंट, और कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर साबित हुआ तो उस पर सजा भी हो सकती है, क्योंकि वो संस्वीकृति है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखा जाएगा और उसमें कमियां रह गई तो क्या किया जा सकता है और कैसे उन कमियों को दूर किया जाएगा। अब अदर देन कन्फेशनल स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जो कन्फेशन नहीं है, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करने की बात जो कहां आ रही है, 183 सबसेक्शन 5। 183 सबसेक्शन 5 कहता है उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्वीकृत से भिन्न कोई कथन, यानी जो कथन करता है वो कथन करने के लिए लाया 183 1 में ही जाएगा, और मजिस्ट्रेट को अभिलिखित करने की जो ताकत मिल रही है वो 183 1 से ही मिल रही है, चाहे संस्वीकृति हो और चाहे संस्वीकृति से भिन्न कथन हो। दोनों 183 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर मजिस्ट्रेट अभिलिखित करता है। बस केवल इतना है कि अगर कन्फेशन ये है स्टेटमेंट में, तो 2, 3, 4 इनमें वर्णित अपेक्षाओं का पालन मजिस्ट्रेट करेगा। अगर
संस्वीकृत से भिन्न है। तो 183(5) कह रहा है उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्वीकृत से भिन्न कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हों और मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जा रहा है। अब देखिए डिफरेंस आ गया। संस्वीकृति जब आप अभिलिखित करोगे, शपथ नहीं दिलाओगे, ठीक है, शपथ दिला दिया गड़बड़ हो गई। और शपथ नहीं दिलाओगे लिखा कहां? अभिव्यक्त रूप तो नहीं लिखा है, वहीं लिखा है जहां लिखा है धारा 316 में अभियुक्त की परीक्षा का जो तरीका बताया गया उससे अभिलिखित की जाएगी, तो उसमें शपथ होती नहीं, इसलिए विवक्षित रूप से लिखा है। लेकिन संस्वीकृत से भिन्न कथन अगर मजिस्ट्रेट अभिलिखित कर रहा है तो साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए जो तरीका है उनमें से किसी एक तरीके से आप अभिलिखित करोगे। अब इन शब्दों के कि साक्ष्य को अभिलिखित करने का जो तरीका है उनमें से किसी एक तरीके से आप अभिलिखित करोगे। इसके भी भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। इसका एक अर्थ यह भी होगा कि साक्ष्य अभिलिखित करने का जो तरीका है उसे पूर्ण रूपेण इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है। मीनिंग देयर बाय अभियुक्त की उपस्थिति होनी चाहिए, उसके अधिवक्ता की उपस्थिति होनी चाहिए, उनमें से मिनिमम एक की तो होनी ही चाहिए, कोर्ट ओपन होना चाहिए, मुख्य परीक्षा जिस ढंग से लिखाई जाती है उस ढंग से लिखा जाना चाहिए। एक बात तो यह हुई, साक्ष्य के अभिलेखन का ढंग यह है और यह कंप्लीट अभिलेखन का ढंग है। इसके एक अर्थ यह भी हो सकते हैं कि साक्ष्य के अभिलेखन का जो ढंग है, मीनिंग देयर बाय सम्मन मामलों में जैसे साक्ष्य लिखा जाता है, वारंट मामलों में जैसे साक्ष्य लिखा जाता है, या सत्र मामलों में जैसे साक्ष्य लिखा जाता है, उनमें से कोई एक तरीका। सम्मन मामलों में कैसे लिखा जाएगा? साक्ष्य का ज्ञापन तैयार होगा। ज्ञापन तैयार होगा मीनिंग देयर बाय कथनकर्ता जो कथन करेगा उस प्रत्येक कथन को लिखा जाना जरूरी नहीं होगा, बल्कि कथनकर्ता के कथन का सबस्टेंस, ठीक है ना, सार, ये लिख लिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप 20 बातें कहते हो, अरे हम कहते हैं नटशेल में आप ये कह रहे हो, ठीक है ना, तो नटशेल में उसकी बात का सार ये लिखते हैं। ये सम्मन मामलों में साक्ष्य के अभिलेखन का तरीका है। वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल, वहां कहता है कि साक्षी जैसे जैसे कथन करेगा वैसे वैसे उसका कथन अभिलिखित होगा और उसे पढ़कर सुनाया जाएगा, हस्ताक्षर कराए जाएंगे आदि आदि। तो साक्ष्य के अभिलेखन के तरीकों से यह कथन अभिलिखित किया जाएगा। इसके स्वयं दो अर्थ हो सकते हैं इन शब्दों के। इसका एक अर्थ यह है कि साक्ष्य के अभिलेखन का संपूर्ण तरीका इसको इस्तेमाल किया जाएगा और साक्ष्य के अभिलेखन का साक्ष्य के अभिलेखन के तरीकों में से एक तरीके से इस कथन को लिखा जाएगा। इन शब्दों का एक अर्थ यह हो सकता है कि सम्मन मामले में जैसे लिखा जाता है सबस्टेंस, वैसे लिखा जाएगा। वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल में जैसे लिखा जाता है प्रश्नोत्तर के क्रम में, ठीक है, जैसे जैसे वो कथन करेगा वैसे वैसे लिख दिया जाएगा, जैसा मामले की परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट को उचित लगे। इनमें से एक तरीका इस्तेमाल, तो दोनों अर्थों में से एक अर्थ हो सकता है। कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रश्न पर जब हम विचार करते हैं तो फिर निष्कर्ष यह निकलता है कि इन शब्दों के यही अर्थ होंगे कि सम्मन मामलों में जैसे ज्ञापन के तौर पर, वारंट मामलों में और सेशन मामलों में जो साक्ष्य के अभिलेखन का तरीका है, ज्ञापन के तौर पर या जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे अभिलिखित करो, यही अपनाया जाएगा। साक्ष्य के अभिलेखन का संपूर्ण तरीका नहीं अपनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा ये अगर आप अपनाओगे तो अभियुक्त या उसका अधिवक्ता होना चाहिए। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है,
अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, हो सकता है अब तक अभियुक्त का पता ही ना लगा हो, तो बुलाएंगे किसे हम, खाक को। और एक भी मामले में अगर ऐसा हो गया कि अभियुक्त का पता अभी लगा ही नहीं है, अच्छा चलो नेम्ड एफआईआर है, लेकिन उसके विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य मिला ही नहीं अब तक, ठीक है ना। और जो विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिला तो हमें तो गिरफ्तारी की ताकत तक नहीं आई, ठीक है ना। भाई गिरफ्तारी की ताकत कब मिलेगी, जब क्रेडिबल एविडेंस कलेक्ट हो जाए तभी तो मिलेगी, वो हुआ ही नहीं अब तक, तो अभी तो हम उसे गिरफ्तारी नहीं कर सकते, और जब गिरफ्तार हम नहीं कर सकते तो उसकी स्वतंत्रता पर कोई बंदिश है नहीं। वो कहता हम तो दिल्ली जाएंगे चिड़ियाघर देखने, तुम जो 164 का स्टेटमेंट या 183 का स्टेटमेंट लिए लिए घूमो, इसका मतलब ये अर्थ नहीं हो सकते, इस धारा के इन शब्दों के ये अर्थ नहीं हो सकते। यहां पर यही अर्थ लिया जाएगा कि संबंध मामलों में, वारंट मामलों में या सेशन मामलों में जिस ढंग से साक्ष्य लिखा जाता है, सार रूप में, ज्ञापन के रूप में, या जैसे जैसे कथन करता साक्षी कथन करता या अपना कथन करता है वैसे वैसे अभिलिखित किया जाएगा, यही अर्थ लिया जाएगा। और इसीलिए कचहरी में आप देखते हैं कि कभी तो 183 का स्टेटमेंट आप देखते हो प्रश्नोत्तर के क्रम में लिखा होता है, और कभी आप देखोगे तो एक मेमोरेंडम यही होता है कि पीड़िता ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, बस एक प्रारूप में वो नहीं होता, ठीक है। क्यों, मजिस्ट्रेट को इस संबंध में फ्लेक्सिबिलिटी है, वो उस ढंग से अभिलिखित कर सकता है। साक्ष्य के अभिलेखन के जो विभिन्न ढंग हैं और उनमें से कोई एक जो उसे उपयुक्त लगे, उपयुक्तता का विचार, कथनकर्ता की जो एजुकेशन है, कथनकर्ता का जो सामाजिक परिवेश है, उसे ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट को तय करना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने हितों के प्रति जागरूक है तो वो अपने साथ जिसने बुरा किया होगा, ये जिसके विरुद्ध भी ये जिन तथ्यों का वो साक्ष्य देना चाहता होगा, उन तथ्यों का साक्ष्य वो दे देगा। और अगर वो उतना जागरूक नहीं है तो जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे उससे, तब तक वो हो सकता गैर महत्व के तथ्यों के बारे में साक्ष्य देता रहे और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कुछ बोले ही नहीं। इसलिए वहां प्रश्न जरूरी हो जाएंगे और प्रश्नों के उत्तर को अभिलिखित करना ये जरूरी हो जाएगा। इसलिए मजिस्ट्रेट को फ्लेक्सिबिलिटी मिली है कि वो साक्ष्य के अभिलेखन के किसी एक ढंग को इस्तेमाल कर सकता है जैसा मामले की परिस्थितियों में उसे उचित लगे, ठीक है ना। तो 164 सबसेक्शन 5 में स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन उसे रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया दी गई, और 2, 3, 4 में स्टेटमेंट जो कि कन्फेशन है उसे रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया दी गई, और दोनों को रिकॉर्ड करने की शक्ति कहां मिली, 164(1) में। 164 निकल गया मुंह से, 183 आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड करने की ताकत वहां, प्रक्रिया जहां, ठीक है ना। आगे क्या कहता है 6 का, ये पहले 5A थी, और 5A में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, उनके पीड़ितों के जो कथन हैं उनको अभिलिखित कराना यहां आवश्यक समझा है, आवश्यक घोषित किया। क्यों, इसलिए क्योंकि सामान्य तौर पे जो अपराध घटित होंगे उनके संबंध में साक्षियों के जो कथन हैं वो किसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण के दौरान, और फिर उनका सीमित उपयोग होगा क्योंकि उन पर 181 आ जाएगी, वो सीमित केवल खंडन के लिए, और वो भी तब जब कथनकर्ता अभियोजन साक्षी के तौर पर आए। अगर अन्य किसी साक्षी के हैसियत में आ गया तो कोई उपयोग नहीं उस स्टेटमेंट का। आपको बताया था, बचाव पक्ष के साक्षी के तौर पर आ गया, न्यायालय साक्षी के तौर पर आ गया, कोई उपयोग नहीं, अभियोजन साक्षी के तौर पर आए तब खंडन के लिए। और यहां अगर यहां अभिलिखित हुआ तो अन्वेषण के दौरान जरूर होगा,
लेकिन फिर भी हर प्रकार का जितना उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम अलाउड करेगा सारा का सारा होगा, क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंसेस एक विशेष कैटेगरी में रखे गए। ये कत्ल के तुल्य ऑफेंस है। कारण ये कि कत्ल में भी आप व्यक्ति के व्यक्तित्व का अतिक्रमण करते हैं, इंक्रोचमेंट है आदमी की पर्सनालिटी का, अब वो अल्टीमेट इंक्रोचमेंट है, आप खत्म ही कर देते हैं उसे। और यहां भी व्यक्तित्व का अल्टीमेट इंक्रोचमेंट है, आप आदमी ही नहीं समझ रहे सामने वाले को, ये अल्टीमेट इंक्रोचमेंट है। दैट इज वाई विधायिका सभी इस पर बहुत सख्त है। ये लगभग उसी प्रकार का इंक्रोचमेंट है, इसलिए स्पेशल कैटेगरी है। और इनके बारे में विधायिका ने यह कहा कि जो अन्वेषण करता है वो आवश्यक तौर पर इन कथनों को, जो इन अपराधों से पीड़ित लोग हैं, उनके कथन आवश्यक तौर पर 183 के अंतर्गत आप अभिलिखित कराएंगे, आवश्यक तौर पर। अन्य अपराधों के संबंध में आपको लगता है कि कोई साक्षी इतने महत्व का है कि उसके कथनों का बहुत साक्षिक महत्व होगा और केवल खंडन के लिए उसके कथन उपयोग किए जाएं, ये उचित नहीं होगा, तो उसके कथन आप अभिलिखित करा लें, उस पर कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन इनके कथन आप आवश्यक तौर पर अभिलिखित कराएंगे, ऐसा मैंडेटरी प्रावधान इन अपराधों की दशा में कर दिया गया है। पहले 5A था, अब 6 है, 183 सबसेक्शन 6 हो गया। क्या कहता है? कहता है भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा 64, ये कौन सा है? 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, B, C, D, ठीक है, ये सारे हैं। और यह धारा 124 यानी एसिड अटैक ही था ये, कि अधीन दंडनीय मामलों में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध उपधारा 5 में विनिर्दिष्ट रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा। यानी एफआईआर के बाद एट वंस, एज सून एज पॉसिबल, ये कथन अभिलिखित होगा, क्योंकि ये अपराध बहुत गंभीर श्रेणी के माने गए हैं। और इनकी दशा में भाई 302 उसमें जो पीड़ित है वो तो है ही नहीं दुनिया में, उसके कथन कहां से अभिलिखित करा लोगे? शेष साक्षी तो वो अपराध के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं दे सकते, और अगर दे सकते हैं तो आप करा लो, उनके करा लो, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। यहां पीड़ित उसका साक्ष्य बहुत महत्व का है, तो इसलिए उसके बारे में मैंडेटरी। अन्य जो उस अपराध के साक्षी है उनका चाहो तो कराओ और चाहो तो मत कराओ, इनका जरूर कराओगे, ये कर दिया। अच्छा, परंतु ऐसा कथन जहां तक साध्य हो, महिला मजिस्ट्रेट और उसकी अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। यानी या तो महिला मजिस्ट्रेट, अब तो लगभग सब जगह ऐसा कहीं कहीं है ही नहीं कि महिला मजिस्ट्रेट ना हो, लेकिन नहीं है तो पुरुष मजिस्ट्रेट, किंतु महिला की उपस्थिति। तो कोर्ट मुहर्रिर अब हर जगह महिला है, लगभग सभी जगह महिला है, तो बुला खड़ा कर लिया, ठीक है, और उनकी उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। परंतु यह और की ऐसे अपराध से संबंधित मामले में ये नया है, ये नया पहले नहीं था, जो 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से या आजीवन कारावास से मृत्युदंड से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्षी के कथन को अभिलिखित करेगा। यानी अब डिस्क्रिप्शन पुलिस ऑफिसर के पास चला गया कि अगर अपराध कैसा है, 10 वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय, और पुलिस ऑफिसर ले आया किसी साक्षी को, नहीं लाया कोई बात नहीं, ठीक है ना,
उन अपराधों, लैंगिक अपराधों से संबंधित मामला है, पुलिस अधिकारी लाएगा और तुम अभिलिखित करोगे। यहां अगर ले आया तो आप अभिलिखित करेंगे, मना नहीं करेंगे, क्योंकि यह भी स्पेशल टाइप के हीनियस ऑफेंसेस हैं, ठीक है ना, जहां मृत्युदंड प्रोवाइड है, जहां आजीवन कारावास प्रोवाइड है, 10 वर्ष या उससे ज्यादा कारावास प्रोवाइड है। तो ये नया इन्होंने परंतु जोड़ा है। परंतु यह भी कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी दुभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा। यह परंतु था, किंतु इस रूप में नहीं था। पहले ये सिर्फ लैंगिक अपराध उनके संबंध में जो पीड़िताएं थी उनके लिए ये लिखा था, लेकिन चूंकि परंतु इससे ऊपर वाला नया जोड़ा तो इसमें भी बदलाव जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति जो 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय मामले में साक्ष्य देने आया वो मानसिक या शारीरिक तौर पर निःशक्त नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए फिर इस परंतु में भी बदलाव लाना ही होगा कि दोनों दशाओं में विशेष प्रबोधक की सहायता ली जा सकेगी, ठीक है, तो वो बदलाव ले आए। परंतु ये और की इसे भी बदला है। यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो किसी दुभाषी या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक साधनों, बस यहीं तक था, पहले आगे वाला नहीं था, अधिमानतः मोबाइल फोन के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा। ये मोबाइल फोन का नया है, ठीक है, स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर निःशक्त है, ठीक है, तो दुभाषीय विशेष प्रबोधक की सहायता से, यानी वो स्थायी, अब वो तो अस्पताल में है, ठीक है, और स्टेटमेंट उसका तुरंत रिकॉर्ड होना, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर हो सकता मर जाए थोड़ी देर में, भाई ये भी तो हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट डीडी के तौर पर भी पढ़ा जा सकता है। मजिस्ट्रेट बैठा है कोर्ट में तो वीडियो कॉन्फ्रेंस, मतलब वीडियो कॉलिंग ये कर ली, वो बोल रहा है, विशेष प्रबोधक खड़ा है, तो विशेष वो कर रहा है अस्पताल में, वो जो इशारे कर रहा है वो समझ रहा है, इन्हें बता रहा है कि ये कह रहा है, लिख जाएगा, ठीक है ना, तो मोबाइल फोन से भी लिखा जाएगा। ये भी आ गया। खाखंड कहता है ऐसे किसी व्यक्ति के जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, खंड का के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वाले की विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। यानी ड्यूरिंग ट्रायल, ये तो इन्वेस्टिगेशन में हो रहा ना अभिलिखित, ये तो कब हो रहा है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब ट्रायल चलेगा इस अपराध का, उस समय भी अगर ये व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, अगर नहीं है तो फिर उस समय मुख्य परीक्षा इसकी होगी, और अगर है तो इसी साक्ष्य को मुख्य परीक्षा के तौर पर पढ़ लिया जाएगा और आप केवल क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, उसे दोबारा मुख्य परीक्षा नहीं देनी होगी, ठीक है ना। अच्छा, फिर 7वां, इस धारा के देखिए सेक्शन 7, यानी चाहे आप कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें चाहे कुछ, ट्रायल कोर्ट के पास आप भेज देंगे। क्या कहता है, इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृत या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है। जिस अपराध के संबंध में ये कथन अभिलिखित होगा वो अपराध या तो ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा या ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होगा। तो अगर ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है तो आप विचारणा करने के लिए जो सक्षम है उसके पास भेज दीजिए। अगर ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो जो जांच करने के लिए सशक्त है, क्योंकि जांच के बाद ही तो कमिट करेगा। अगर ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन भी है तो उसके पास आप भेज दीजिए। और इसीलिए कचहरी में कहते हैं कि 164 का स्टेटमेंट इसमें नहीं है तो कहते हैं लोअर कोर्ट में भेजिए, वहां मिलेगा। कायदे में तो उन्हें भेज देना चाहिए था, लेकिन नहीं भेजा तो वहीं रखा होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभिलिखित किसी ने किया हो, पहुंचा उसी मजिस्ट्रेट के पास होगा जो जांच या विचारण करने के लिए समर्थ है।
ठीक है ना। तो ये आपका 183 महत्वपूर्ण धारा है। इसमें किए गए स्टेटमेंट का अधिक साक्षिक महत्व है। अधिक साक्षिक महत्व है, ये कह रहा हूं। ये साक्ष्य है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ये बिल्कुल साक्ष्य नहीं है। इसका साक्षिक उपयोग होगा, ये साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य हमेशा विचारण में आएगा और विचारण हमेशा आरोप की विरचना के बाद होगा। और विचारण में साक्ष्य कभी भी अभियुक्त या उसकी अधिवक्ता की अनुपस्थिति में नहीं लिया जा सकता। अक्सर वहां आ जाते हैं, चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे डॉक्टर या अन्य पढ़े लिखे से लोग, वो अक्सर हमसे तो झगड़ा ही करते हैं। आप लिखा दीजिए, हम क्यों लिखा दें? तो क्या हुआ, आपको तो लिखाना ही है। तो हम कहते हैं कहां है अधिवक्ता, कहां है अभियुक्त, तो है नहीं, कैसे लिखा दें? तो आपको लिखाना है, हम हैं, इन्हें लिखना है। तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, हमें लिखाना है, इन्हें लिखना है, और फिर भी हम नहीं लिखाएंगे, मेरा मन नहीं लिखाएंगे। ठीक है, और बैठ जाओ, तुम नहीं लिखाएंगे, जाओ। तो वो कहते हैं हम दिन भर बैठे रहे। हमने कहा तुम दिन भर नहीं, 2 दिन बैठोगे और नहीं लिखाएंगे तुम्हारा। अब उन्हें कौन सिर मारे उनसे, ठीक है, कि लिखा ही नहीं जा सकता, हम कैसे लिखा दें? साक्ष्य हमेशा अभियुक्त की उपस्थिति, उसके अधिवक्ता की उपस्थिति। क्यों? क्योंकि निष्पक्ष विचारण ये प्रथम आवश्यक शर्त है। और इस सीआरपीसी या पीएनएसएस की अपेक्षा है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे साक्ष्य का अभिलेखन हो ही नहीं सकता, कानूनी आवश्यकता है। और अगर आपने किया तो गलत नहीं हो सकता। उनके अधिवक्ता अगर आपत्ति करेंगे तो आपको वो हटाना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए जब तक बुला नहीं लेंगे या वो हमें परमिट कर दें तो बात अलग होती है। वो कहते ठीक है आप कर लीजिए, तब बात अलग है। अदरवाइज हम फोन तो करेंगे ही, बुलाएंगे तो हैं ही कि आप आइए। हाँ, या तो अभियुक्त खड़ा हो, उसे हम ले लेंगे कटघरे में, उसे ले लेंगे, फिर लिखाएंगे। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करते हैं, कारण कि अभियुक्त कोर्ट की प्रोसीडिंग को नहीं समझता। अगर समझता होता तो उसने अधिवक्ता का खड़ा किया होता। आप कुछ भी लिखाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, तो बुला ही लेते हैं। तो ये बिल्कुल साक्ष्य नहीं है, ये बिल्कुल साक्ष्य नहीं, इसका साक्षिक उपयोग है, ये साक्ष्य नहीं है। और साक्षिक उपयोग उससे अधिक है जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया, उससे अधिक है। बस इतना ही अंतर है। बाकी आप ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखेंगे कि किसी भी सूरत में इसे एविडेंस समझा जाएगा या एविडेंस को ये सब्स्टिट्यूट करेगा। नो, एविडेंस हमेशा ड्यूरिंग ट्रायल है, क्योंकि विचारण न्यायालय तो अभी मतलब ही नहीं है। और साक्ष्य क्या है? न्यायालय की अपेक्षा के मुताबिक, न्यायालय की अनुमति से। न्यायालय कौन सा? विचारण का, जो साक्षी के द्वारा जांचाधीन विषय के संदर्भ में, ठीक है, लिखित या मौखिक रूप से किया जाए, वो है। तो यहां तो विचारण का अभी अतः ही पता नहीं, अभी तो पुलिस रिपोर्ट नहीं फाइल है। हो सकता है इस स्टेटमेंट के रिकॉर्ड होने के बाद भी अंतिम आख्या प्रेषित हो, यह पता लगे कि कोई अपराध हुआ ही नहीं था। भाई इतना ही तो है। मेडिकल एग्जामिनेशन यही तो बताएगा, यस सम सेक्सुअल एक्टिविटी हैज बीन, ठीक है, हैपेंड विद हर, इतना ही तो बताएगा। और क्या बताएगा? ये तो नहीं बता देगा कि साहब इन्होंने की, ऐसा तो नहीं आएगा। और जो भी सेक्सुअल ऑफेंस की पीड़िता, नो डाउट ये सही है कि नॉर्मली झूठा आरोप नहीं लगता, लेकिन लग भी सकता है। तो कोई अभी तय तो नहीं हुआ कि यही व्यक्ति ठीक अभियुक्त के तौर पर विचारित होना चाहिए। बाद में पता लगता है बिल्कुल फाल्सली इंप्लीकेटेड है, तो बात ही खत्म हो गई। तो अभी विचारण की तो बात ही नहीं है, इसलिए ये एविडेंस नहीं है। ये गलतफहमी कभी नहीं रखेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। आज हम लोग बात यहीं तक रखेंगे और कल सुबह 9 बजे से हम लोग मिलेंगे, क्योंकि कल छुट्टी भी है, देख लेंगे। ठीक है।